नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो पिछले वीलॉग में हम बात कर रहे थे इनकलाब की और उसकी मुख्तलिफ इकसाम की। पाकिस्तान में अगर कोई कुछ लोग जो हैं वो खूनी इनकलाब की राह तक रहे हैं या उनके नज़दीक ये वाहिद हल है कि एक खूनी इनकलाब बर्पा किया जाए और उसके बाद जो पावरफुल अलीट या जो भी माफियाज हैं उनका कला कमा कर दिया जाए और एक नया जो निज़ाम है वो मुतारफ़ कराया जाए। तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी खूनी इनकलाब के लिए, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं मेरे नज़दीक। ये मेरी राय है कि पाकिस्तान में किसी खूनी इनकलाब की राह देखना और फिर वो कामयाबी से भी हमकिनार हो, ये बहुत ही समझ लें आपके नामुमकिन के करीब है। अगर नामुमकिन नहीं तो उसके करीब ज़रूर है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान यहाँ जहाँ भी इनकलाबात बर्पा हुए उनमें ज़्यादातर ये देखने में आया कि लोग एक कौम की शक्ल में मौजूद थे या अपने आप को एक कौम समझते थे जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया। उनमें माशरती या तबकाती तकसीम इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनमें मजहबी डिवीज़न इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके अंदर सियासी डिवीज़न इतनी ज़्यादा नहीं थी, ज़ुबानों का इतना ज़्यादा उनके अंदर मसला नहीं था जिन कौमों के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ। अब आप देखें कि पाकिस्तान जब से बना है उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो अभी तक चल रहा है। लोग अभी तक ये भी सवाल पूछते हैं कि ये बनाया भी सही गया था या कि नहीं, ये या क्यों बनाया गया था। तो इसका आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला अपनी जगह पे मौजूद है अभी तक। उसके बाद कहते हैं कि अभी तक पाकिस्तान के लोग एक कौम बने ही नहीं, उनको ये बनने नहीं दिया गया या उनको बनाया नहीं गया कि लीडर जो है वो कौमें बनाते हैं, ये वो अमल भी नहीं हुआ। तो तारीखी तौर पर जो हमारी तारीख है उसमें भी अल्यूजन्स पाए जाते हैं। जो हमारी कल्चरल डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा डीप है कि आप देखें कि सिंधी जो है वो अपने आप को सिंधी कहलाता है, बलोची जो बलोचिस्तान में रहने वाले बलोची हैं और जो सरहद में रहने वाले हैं वो अपने आप को पख्तून कहलाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कौमें हैं, हम कौमों के अंदर डिवाइड हैं और हर कौम दूसरे के साथ वो सलूक करने के लिए तैयार नहीं जो अपने कौम के लोगों के साथ वो करना चाहती है या करती है। यानी जो डिवीज़न है बसियत जो जिसको आप कह लें कौमी डिवीज़न, नेशनलिज्म जो है उसका उसके अंदर जो आप आगे बढ़े या बात करें कि नेशनलिज्म कहाँ है तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी तकसीम पाई जाती है। उसके बाद मजहबी तौर पे आप आ जाएं, मुसलमान तो हम हैं, ठीक है, कलमा जो है हमें वो एक झंडे तले इकट्ठा करता है या एक कौम हमें बताता है कि हम मुस्लिम कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो बरसगीर के डायनामिक्स हैं मुसलमानों के खासकर मजहबी जो हमारी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा शदीद तकसीम का शिकार है। शायद दुनिया में बरसगीर के मुसलमान कह लें आप या पाकिस्तानी मुसलमान बतौर ख़ास वो जितना ज़्यादा फ़िरका परस्ती या तकसीम का शिकार है शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हो। तो मज़हब के नाम पर भी हमें तकसीम किया गया है, शिया सुन्नी और वहाबी और इस तरह के जितने भी हमारे देवबंदी जिस तरह भी हमारे ये फ़िरके हैं उसमें भी हमें मजहबी तौर पर भी हमारे मजहबी आलम ने हमें उसमें तकसीम किया है और उसमें जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी हमारे ज़्यादातर मजहबी आलम है वो उनका से ज़्यादा ज़ोर अपने फ़िरके को सही साबित करने पे उनका खर्च होता है। वो इस पे नहीं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम में फ़िरका परस्ती की कोई इजाज़त नहीं, इसके ऊपर कम बात की जाती है और ज़्यादा बात जो बड़े बड़े नाम और जो बड़े बड़े उलमा हैं मुख्तलिफ फ़िरकों के वो अपने अपने फ़िरकों के प्रचार उनके सही होने पर उनका सारे का सारा ज़ोर सर्फ होता है। तो जो हमारी मजहबी तकसीम है वो भी देखी जा सकती है कि वो कितनी गहरी है। इसके बाद मुआशरती तकसीम है हमारी कि ये फ़लाँ कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये भट्टी है, ये राजपूत है और ये पठान है और ये पंजाबी है और ये जाट है और ये चौधरी है। अब ये कौमियत का जो तकसीम है ये भी बहुत ज़्यादा हमारी गहरी है। कोशिश आम तौर पे ये की जाती है कि जो एक कौम है वो चाहती है कि हम रिश्ता और बरादरी और सारा कुछ अपनी बरादरी में रखें, रिश्तेदारी को मखसूस रखें। जो हमने रिश्ते करने हैं वो भी अगर उनके बड़ों के इख्तियार में हो तो वो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि अगर कोई जाट है वो तो ये कहता है कि मैंने रिश्ता जाटों में करना है और अगर कोई शेख है तो वो कोशिश ये करता है कि उसका जो रिश्तेदारी है वो शेखों के, यानी शिद्दत है उसके अंदर भी, जो हमारा मुआशरती तकसीम है उसके अंदर भी शिद्दत है। इन सब के ऊपर या इन सब के अलावा जो हमारी शुरू से जो हमारी अपब्राउट होती है, जो हमें जो तरबियत हमारी की जाती है बचपन से, वो खौफ के माहौल में होती है। हर लेवल के ऊपर एक खौफ जो है वो
हमारा साथ दामनगीर रहता है। शुरू से लेकर आप मदरसे से लेके स्कूल, हाई स्कूल और फिर कॉलेज तक जाने, फिर ऊपर तक, यानी एक खौफ का माहौल हर जगह पे मौजूद है। माँ बाप का खौफ, मदरसे में जाएं मौलवी साहब का खौफ, फिर उसके बाद स्कूल में जाएं टीचर का खौफ, हेड मास्टर का खौफ, प्रिंसिपल का खौफ, कॉलेज में चले जाएं वहाँ तलबा तंजीमों और दूसरे जो हमें बहुत से और खौफ दामनगीर रहते हैं। अगर आप नौकरी पे लग जाएं, किसी जगह पे आप पहुंच जाएं, वहाँ पे उसका खौफ, जो बॉस है उसका खौफ, क्योंकि वो किसी आइन और कानून के, तो हमारे यहाँ पाबंदी जो है वो बहुत कम है। जो फैसले किए जाते हैं वो ज़ाती पसंद और नापसंद पे किए जाते हैं। मेरिट का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, फैसले मेरिट पे नहीं किए जाते, ज़ाती पसंद। जब आप ज़ाती पसंद और नापसंद पे फैसले करेंगे तो फिर आपको जो आइन और कानून या जो रूल रेगुलेशन है, आपने उसका ख्याल नहीं करना। जो आपका बॉस है आपने उसको खुश रखना है, तो उसका खौफ आपके सर पे तारी रहेगा। तो इस तरह से एक लेवल दर लेवल, फिर पुलिस का खौफ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ, फिर गवर्नमेंट के इदारों का खौफ, फिर जो हमारे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनका खौफ, फिर हुकूमत का खौफ, तो फिर अमेरिका का खौफ, यानी एक खौफ दर खौफ हमारी तरबियत की जाती है। फिर अपना मरने के बाद फिर खौफ का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब हम मरेंगे तो उसके बाद जो चीज़ें शुरू होनी है, उसकी बड़ी खौफनाक एक तस्वीर दिखाई जाती है हमारे नौजवान को, कि हर चीज़ जो है वो सारी की सारी इतनी खौफनाक बयान की जाती है कि वो किसी मौके पे जाके वो ये सोचता है कि शायद मेरा बच निकलना तो मरने के बाद, ज़िंदगी में तो शायद मेरी ज़िंदगी किसी तरह गुजर जाए, लेकिन मरने के बाद जो मेरे साथ होने वाला है मैं उसमें से बचने नहीं वाला। अब उसको जब ये बावर कराया जाता है कि वहाँ मामला बहुत सख्त हैं, बहुत शदीद हैं, और वो शिद्दत ही उसको बार बार कराई जाती है, सख्त सज़ा और जो वईदे हैं वही उसको सुनाई जाती हैं, तो फिर वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो कहता है कि मैंने बचना तो है नहीं, पर अब ज़िंदगी में जो मुझे ज़िंदगी डिमांड कर रही है या जो हालात मुझसे तकाजा कर रहे हैं, क्यों ना मैं वही करता चला जाऊं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी तरबियत में जो चीज़ें हैं, खामियां हैं, ये भी इनकलाबात से रोकती हैं। जब इनकलाब बर्पा होता है उसके लिए कंसेंसस चाहिए होता है, फिक्री कंसेंसस चाहिए होता है, आइडियोलॉजी का कंसेंसस, किसी पे से कंसेंसस चाहिए होता है। फिर कोई लीडर ऐसा होता है जिसकी सोच बड़ी डीप होती है, जिसके पास कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई विजन होता है उसके पास, वो आइडियोलॉजी फ्लोट करता है अपनी, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको समझते हैं, वो दायरे पैदा होते हैं। एक ए लेवल की उसके खिलाफ, उसके साथ एक ए लेवल की कैटेगरी के लीडर जमा होते हैं जो उसके ख्यालात को अच्छी तरह समझते हैं। फिर दूसरे लेवल, फिर तीसरे लेवल, फिर चौथे लेवल पे वो एक हायर आर्की, एक पिरामिड की तरह एक सूरत हाल पैदा होती है कि वो ऊपर एक शख्स बैठता है जो कि किसी आइडियोलॉजी के तहत अपने ख्यालात को जो है तरतीब देता है और एक लाए अमल जो बयान करता है, एक रोड मैप बनाता है, और वो अपनी कौम के, अपने लोगों के सामने रखता है कि अब जो प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी, इनका हल ये है। स्टेप 1 हल ये है, 2, 3 और 4 वो सारे स्टेप्स जो है वो बताता है कौम को, और उसके ऊपर उसको इकट्ठा करता है कि अगर अब इनकलाब बर्पा होगा तो क्यों होगा, और उसके बाद हमने क्या अचीव करना है, इनकलाब के बाद हमारा तर्ज अमल क्या होगा, हमारा जो हुकूमत का तर्ज, जो भी हम जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे वो क्या होगा, वो किस आइडियोलॉजी पे बेस होगा, हमारा मुआशरती निज़ाम जो है वो किस तरह जो है वो चलेगा, हमारा जो माशी निज़ाम है वो किस तरह चलेगा, सियासी निज़ाम कैसे चलेगा, जो हमारा सोशल सेटअप है वो उसमें क्या तब्दीलियां दरकार हैं, उसमें भी जमूत तारी है, उसमें भी रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां दरकार है, एक सफ़काफ़ती इनकलाब भी दरकार है। तो वो किस लेवल पे कहाँ से कैसे होगा, ये सारी की सारी चीज़ें एक बहुत ही ज़ीरक शख्स जो है वो बयान करता है, और उसका प्लान और जो उसका नक्शा है वो बनाता है, पूरा प्लान लेआउट करता है, और फिर वो अपने जो रुफ़का हैं उनके सामने रखता है, वो बड़ी अच्छी तरह उसको समझते हैं, और उसके बाद फिर उसका प्रचार जो है शुरू होता है, और लोग जो हैं फिर उस चीज़ को समझते हुए उसके साथ जुड़ते हैं। उनके जहन में ये ख्याल ज़रूर होता है कि जो भी इनकलाब हम बर्पा करने जा रहे हैं इसमें जानें देनी पड़ सकती हैं, ये जाने हो सकता है इसमें जानें लेनी भी पड़े और देनी भी पड़े। तो वो जो इस हद तक जो लोग पहुंचते हैं उनके सामने एक क्लियर विजन तो होना चाहिए। जब ऐसा कोई लीडर ही मौजूद नहीं है कि जो एक क्लियर इस इनकलाब का विजन ही पेश कर सके, ऐसा कोई लीडर अभी तक पाकिस्तान में मंजर आम पे मौजूद नहीं है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो या जिसमें इतनी एबिलिटी हो, तो फिर किसी खूनी इनकलाब की राह जो है वो देखना अबस है।
हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, पुरअमन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए मैंने एक ये टाइम आउट मूवमेंट शुरू की है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम आगे बढ़ें, लेकिन पुरअमन तरीके से, बजाय किसी खूनी इंकलाब के हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें और मेजर तब्दीलियां जो हैं वो पुरअमन तरीके से लाई जाएं। ये जो टाइम आउट मूवमेंट है, ये इस जो है वो उसका प्लान, पूरा प्लान लेआउट करती है। अब हम इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम दोबारा फिर टाइम आउट मूवमेंट पे, जहाँ से हमने ये अपना सफ़र शुरू किया था, हम दोबारा फिर उसके ऊपर वापस जाएंगे और टाइम आउट मूवमेंट क्या है और उसको, उसके जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं, उनको हम हाईलाइट करेंगे कि किस तरह ये एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान अपने अंदर, इसके अंदर मौजूद है। आगे बढ़ने का एक पूरा रास्ता मौजूद है। क्यों कर आएगी ये तब्दीली, क्या तब्दीली होगी, कैसे होगी, उसके लिए एक पूरा इसके अंदर प्लान मौजूद है। अवाम की तरबियत का प्लान इसके अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।